हेलो स्टूडेंट्स, मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो लेके आई हूँ। हम प्रश्न 6 कर रहे थे लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम का। ठीक है, उसमें हम भाषा के माध्यम से अधिगम कर रहे थे। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बहुत अच्छे से करना है। मैंने नेक्स्ट वीडियो बनाई है इस पर कि भाषा के माध्यम से अधिगम की आवश्यकता कैसे होती है। ठीक है, क्या क्या आवश्यकता है इसकी, भाषा के माध्यम से अधिगम की। ठीक है, तो फर्स्ट जो इसका मैंने आपको उसका मीनिंग बता दिया था पहले टॉपिक में। ठीक है, प्रश्न 6 का। अब मैं आवश्यकता पर क्वेश्चन का आंसर लेकर आई हूँ। ठीक है, ये आपको तैयारी करनी है आवश्यकता पर। सबसे पहला पॉइंट आपको लिखना है, निर्देशन का साधन है ये। ठीक है, इसमें बहुत इसकी जरूरत होती है। निर्देशन का साधन में, निर्देशन मतलब जब हम निर्देश देते हैं। ठीक है, निर्देशन शिक्षा अधिगम प्रक्रिया में एक मुख्य साधन है। ठीक है, निर्देशन शिक्षा जो है अधिगम प्रक्रिया में एक मुख्य साधन है। कैसे? निर्देशन छात्रों को किसी मार्ग पर अग्रसर होने एवं विशेष कार्य को करने की प्रेरणा प्रदान करता है। अब अध्यापक क्या करता है, अपने छात्रों को निर्देश देता है। ठीक है, कि ये काम आपको करना ही करना है, ऐसे प्लानिंग करके आपको चलना ही चलना है, तभी आप अपने मार्ग पर आगे की तरफ अग्रसर, मतलब होता है आगे की तरफ बढ़ पाओगे, आगे की तरफ बढ़ पाओगे। ठीक है, विशेष कार्य को करने की प्रेरणा भी ऐसे प्रदान हो पाती है। अध्यापक क्या करता है, निर्देश देता है। ऐसे फैमिली वाले भी निर्देश देते हैं अपने छोटे बच्चों को कि आपको ऐसे करना है, ऐसे आपको सफलता मिलेगी, आपको ऐसे करना है, ऐसे आपका काम पूरा हो जाएगा, ये काम आपको करके ही रखना है। तो ऐसे निर्देश दिए जाते हैं ताकि बच्चा आगे बढ़ सके। ठीक है, उसे मोटिवेट किया जाए। अध्यापक छात्रों को शिक्षण के दौरान निश्चित निर्देश देता है। जब अध्यापक कुछ भी सिखाता है, शिक्षण प्रदान करता है, तो एक निश्चित निर्देश देता है कि आपको ये काम करना है, तभी आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ पाओगे। ठीक है, तो ये होता है। हमने सबसे पहला पॉइंट क्या सीखा, भाषा के माध्यम से अधिगम में निर्देशन का साधन सीखा। निर्देशन मतलब निर्देश देना, एक निश्चित निर्देश दिया जाता है आगे बढ़ने के लिए। अग्रसर लिखा हुआ है देखो आंसर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभिव्यक्ति का साधन। ठीक है, अभिव्यक्ति का साधन अपने मनोभावों को स्पष्ट करने, विषय वस्तु की जटिलता को स्पष्ट करने, मनोभाव जो आपके अंदर के जो भाव हैं उसको आप स्पष्ट कर सको। अभिव्यक्ति मतलब क्या होता है, जब हम अपने विचारों को, जो भी सोचा है हमने, वो किसी दूसरे के सामने रख सके, अपने मन के विचार भाव। ठीक है, वो अभिव्यक्त होता है, अभिव्यक्ति होती है। ठीक है, विषय वस्तु की जटिलता को स्पष्ट करने, आप विषय वस्तु से रिलेटेड कुछ भी है जटिलता, उसको स्पष्ट कर सको, किसी प्रश्न का उत्तर दे सको। हमें एक ही साधन की आवश्यकता होती है, और वो कौन है, भाषा को सीखना। हमें एक ही साधन की आवश्यकता होती है, वो कौन है, भाषा को सीखना। ठीक है, वो है अभिव्यक्ति आपका। ठीक है, आपका सेकंड पॉइंट आपका ये वाला हो गया। अब आगे चलते हैं, उद्देश्यों की स्पष्टता। आपके लक्ष्य एकदम स्पष्ट होने चाहिए। ठीक है, इसलिए हमें भाषा के माध्यम से अधिगम की आवश्यकता होती है। हमें अपने कार्य को सफल बनाने हेतु, हमें अपने कार्य को अगर सफल बनाना है तो हमारा उद्देश्य या प्रत्येक कार्य के प्रयोजन, जो हम प्लानिंग करते हैं प्रत्येक कार्य के लिए, उसको स्पष्ट करना ही पड़ता है। उसको स्पष्ट करना ही पड़ता है आपको। अगर अपने कार्य को सफल बनाना है तो आपको प्लानिंग करनी ही पड़ेगी। प्रयोजन मतलब प्लानिंग करना, प्लानिंग आपको करनी ही पड़ेगी। ठीक है, अगर आपको सिस्टमैटिक तरीके से आगे बढ़ना है, अपने लक्ष्य को पाना है, अगर आपको अपने बीएड को पाना है, तो अभी से ही 2-2, 3-3 पॉइंट को अच्छे से याद करना शुरू कर दो। क्या होगा, जब आपका पेपर आपके सामने आएगा तब आप एकदम तैयार होगे अपने लक्ष्य के लिए। ठीक है, तब आपको इतना वहां सोचना नहीं पड़ेगा कि इसका आंसर क्या था, इसका आंसर क्या था। आपके सामने जो क्वेश्चन आएगा आप फटाफट आंसर लिख दोगे। ठीक है, तो ये है आपका उद्देश्य की स्पष्टता। उद्देश्य अथवा विचारों आदि को स्पष्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, भाषा के माध्यम से अधिगम की आवश्यकता होती है। भाषा के माध्यम से अधिगम की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो उद्देश्य और विचार अगर आपको स्पष्ट करने हैं तो भाषा की ही आवश्यकता पड़ेगी और किसी की नहीं। ठीक है,
आगे चलते हैं। निदानात्मक साधन। निदानात्मक साधन, निदान मतलब जब हम कोई सॉल्यूशन निकालते हैं, ठीक है, कुछ निदान करते हैं हम, सॉल्यूशन निकालना। निदानात्मक साधनों का प्रयोग जब हम करते हैं छात्रों की अधिगम संबंधी समस्याओं का पता लगाने के लिए हेतु किया जाता है। निदानात्मक साधन का उद्देश्य छात्रों की व्यवहारगत समस्याओं का पता लगाना है। निदानात्मक साधन का उद्देश्य क्या होगा? छात्रों की व्यवहारगत समस्याओं का पता लगा पाएंगे। कुछ भी समस्या आती है छात्र को उसका निदान कर पाएंगे, उसका सॉल्यूशन निकाल पाएंगे। यदि अधिगम वातावरण समस्याओं से भरा हुआ है तो छात्रों के लिए अधिगम करना कठिन हो जाता है। अगर वो उनका वातावरण समस्याओं से ही घिरा रहेगा तो उनका अधिगम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर हमारे सामने सॉल्यूशन ही नहीं है किसी भी समस्या का तो हमारे लिए बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी, ठीक है। तो इसलिए निदानात्मक साधन का यहाँ पर बोला गया है कि इसकी आवश्यकता होती है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं उपचार करना। वही उपचार करते हो, जैसे कोई बीमारी है तो उसका उपचार तो करना ही पड़ेगा ना, तो ये पढ़ते हैं आवश्यकता में, ठीक है। अधिगम को सफल बनाने के लिए आवश्यक है विद्यालय में एक अनुकूल अधिगम वातावरण का निर्माण किया ही जाए। विद्यालय में इसका वातावरण का निर्माण होना ही चाहिए, ठीक है। और बाधक तत्व जो भी समस्याएं हैं उसका समाधान करना ही चाहिए। एक आपको वातावरण बनाना पड़ेगा कि आप उपचार कर सको, ठीक है। उपचारात्मक साधनों द्वारा समाधान किया जाता है। उपचारात्मक साधनों द्वारा समाधान किया जाता है, तो इसलिए उपचारात्मक की हेल्प ली गई है यहाँ पर इसके आंसर में, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे? मूल्यांकन करेंगे। मूल्यांकन करना बहुत जरूरी है। शिक्षा प्रक्रिया में 3 मुख्य बिंदु हैं। क्या है? योजना बनाना, पहले प्लानिंग करना, फिर उस पर क्रिया करना, काम करना उस पर, फिर बाद में क्या करना? मूल्यांकन करना, पता लगाना कि हम अपने लक्ष्य तक कहाँ तक पहुंचे हैं। मूल्यांकन करना बहुत जरूरी है। हमें कितना आया है, हम कितना अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं, हमें पता होना चाहिए, ठीक है। छात्रों को मूल्यांकन के लिए मौखिक व लिखित एवं प्रायोगिक कार्य दिए जाएं। क्या बोला गया यहाँ पर? मूल्यांकन के लिए मौखिक भी तरीके से, लिखित भी तरीके से और प्रयोग करने वाले तरीके से भी कार्य दिए जाएं। यदि किसी उपलब्धि परीक्षा का निर्माण करना है तो उसकी भाषा में ही प्रश्न लिखे जाते हैं, ठीक है। उपलब्धि परीक्षा में अगर आपको निर्माण करना है, जैसे आपने जितना याद कर लिया क्लास में, बुक आपने पूरी कंप्लीट कर ली, अब आपकी एक परीक्षा ली जाती है आपके ही विषय से। अगर आपको 4 चैप्टर्स टीचर ने पढ़ाए हैं तो वो मूल्यांकन करेगा टीचर कि बच्चे को कितना आया है, तो उसकी भाषा में ही प्रश्न लिखे जाते हैं। कोई दूसरी लैंग्वेज में प्रश्न नहीं लिखे जाते, उसकी भाषा में ही प्रश्न लिखे जाते हैं, निर्देश दिए जाते हैं और प्रश्नों के उत्तर दिए जाते हैं, प्रश्नों के उत्तर भी दिए जाते हैं। तो किसकी भाषा में होगा? उसी की भाषा में जो उसको भाषा आती है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं पॉइंट पर। अधिकतम अधिगमों के लिए, अधिकतम अधिगमों के लिए क्या है? मूक जो बच्चे हैं, जो बोल नहीं सकते, जो बहरे हैं, बधिर हैं, बच्चों के लिए विशेष अध्ययन सामग्री दी जाती है। आपको पता है इनके लिए कितना कुछ चला हुआ है, ठीक है। इनके लिए स्पेशल टीचर्स रखे जाते हैं जो इनकी ही मतलब एक्शन वाइज इनको समझा पाए। कौन से बच्चों को? मूक बच्चों को और बधिर बच्चों को, ठीक है। उनका मूल्यांकन किया जाता है, उनका भी मूल्यांकन करवाया जाता है, ठीक है। यदि शिक्षक एक अच्छा वक्ता है तो छात्रों की रुचि निर्माण में कोई कठिनाई नहीं आती है। क्या है? अगर अध्यापक बहुत अच्छा वक्ता है आपका तो क्या होगा? छात्रों की जो रुचि निर्माण है उसमें कोई भी कठिनाई नहीं आएगी। उनकी रुचि में भी और उनकी कोई भी निर्माण अगर वो करते हैं तो उसमें कोई भी कठिनाई नहीं आएगी। तो उनके लिए स्पेशल टीचर्स रख सकते हो आप इन बच्चों के लिए। सामग्रियां आप बटोर सकते हो, बहुत सारी चीजें रखी जाती हैं, ब्रेल लिपि वगैरह सब कुछ, बड़ा कुछ रखा जाता है अंधों के लिए, जो अंधे बच्चे हैं जिनको नहीं दिखता, और इनके लिए स्पेशल टीचर्स रखे जाते हैं। इनको कोर्स करवाया जाता है इस चीज़ का कि ताकि वो समझ सकें, ठीक है। तो ये सब आप कर सकते हो। लास्ट पॉइंट है इसकी आवश्यकता का,
विषय वस्तु की स्पष्टता के लिए क्या किया जाए? विषय वस्तु की स्पष्टता के लिए एक छोटा बच्चा छोटी से छोटी समस्या को दूसरों को बताने के लिए परिश्रम तो करता ही है, ठीक है? वो पूरी कोशिश करता है कि मेरी जो समस्या है वो दूसरे को समझ आ पाए अच्छे से, तो वो उसके लिए परिश्रम करता ही है। अध्यापक को योजना के लिए भी क्या करना पड़ता है? पूर्व ज्ञान परीक्षा होने मतलब पूर्व ज्ञान उसे होना चाहिए। विषय वस्तु प्रस्तुतिकरण उसे अच्छे से आना चाहिए करने के लिए। पुनरावृत्ति अच्छे से करवाए, वो गृह कार्य दे के लिए भाषा की ही आवश्यकता पड़ती है। तो विषय वस्तु की स्पष्टता के लिए अध्यापक को भी रेडी रहना पड़ता है और बच्चे को भी रेडी रहना पड़ता है। तो ये दोनों काम बच्चे के लिए भी हैं और अध्यापक के लिए भी हैं। तो आपको ये बहुत अच्छे से याद करना है। ये लास्ट पॉइंट था आपका आवश्यकता का। आपका पार्ट 2 में ये भी कंप्लीट हो गया प्रश्न 6 का, ठीक है? भाषा के माध्यम से अधिगम। अब मैं लास्ट जो इसका टॉपिक लेके आऊंगी वो लाभ पर होगा। अभी हमने आवश्यकता पढ़ा है, अब हम लाभ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? तो आपको इस क्वेश्चन की बहुत अच्छे से तैयारी कर लेनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसीलिए, ठीक है? तो ओके, ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, बाय बाय।